हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल लेसन डीवीजी पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। इससे पहले वाला आप चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर में लिखा हुआ है, यू रीड इन न्यूज़ पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। कह रहा है कि आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, है ना, टेलीविज़न देखते होंगे, तो इसमें सुनते होंगे कि वेदर के बारे में। किसके बारे में सुनते होंगे? वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है? तो वेदर डे टू डे क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजिंग होता है वही क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है। तो डे टू डे चेंजिंग क्या होता है? तो टेम्परेचर में चेंजिंग होता है, रेनफॉल होता है ना, सनशाइन होता है। सनशाइन कहने का मतलब तेज़ धूप होती है या फिर कभी ठंड आ जाती है। ये सब क्या है? तो ये सारा का सारा वेदर है। फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सच इट में बी हॉट और कोल्ड। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हॉट हो जाता है, तेज़ गर्मी हो आ जाती है या फिर ठंड आ जाती है। कभी सनी या क्लाउडी हो जाता है, मतलब तेज़ धूप निकलने लगती है या फिर बादल छा जाता है। कभी तेज़ बारिश हवा चलती है, फिर क्या होती है, हवा रुक जाती है, ठंडक महसूस होता है। तो ये सब क्या है? ये सब सबका सब वेदर चेंजिंग है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथ। कह रहा है कि इस तरीके से अगर आप नोटिस करते होंगे कि अगर कंटिन्यूअसली अगर गर्मी रहती है इस तरीके से, तो आप गर्म कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और इस कंडीशन में आप क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में आप मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीना पसंद करते हैं। ठीक। कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये पसंद करते हैं। ये सब क्या है? सारा का सारा तो वेदर का इफेक्ट है ये। अब नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर में जो ये सीजन जो है, तो इसको ब्रॉडली रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब क्लासीफाई किया गया है अलग अलग नाम से। एक इसमें दिया गया है, एक है वो कोल्ड वेदर सीजन, ठीक ना, जिसको हम विंटर सीजन ही बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है? इसका टाइम पीरियड रहता है दिसंबर से लेकर के फरवरी तक। दूसरा है हॉट वेदर सीजन, है ना, जिसको हम समर सीजन ही बोलते हैं। इसका टाइम रहता है मार्च से लेकर के मई तक। तीसरा है साउथ वेस्ट मानसून, जिसको हम रेनी सीजन ही बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है जून से लेकर के सितंबर तक। उसके बाद है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग, जब मानसून लौटती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम सीजन ही बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कब होता है? तो नवंबर से लेकर के अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। अब चलिए अब एक एक करके सारा का सारा सीजन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। तो कह रहा है कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर सीजन क्या होता है? तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, है ना, विंटर सीजन के दौरान सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो विंटर सीजन के दौरान क्या होता है कि सन रेज जो है हमारे अर्थ पे, मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर में डायरेक्टली क्या होता है कि वो डायरेक्टली फॉल नहीं होता है। ठीक। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इन इंडिया। जिस कारण क्या होता है, इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है। होने के कारण क्या होने लगता है, यहाँ पर ठंडक महसूस हो जाता है, मतलब कि ठंडी आ जाती है। तो जब सनरेज डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कोल्ड वेदर सीजन आ जाएगा। उसके बाद है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन क्या होता है? इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। इस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब कि ज़्यादा या कम, लेकिन डायरेक्ट क्या करता है, सनरेज इंडिया के अंदर में पड़ता है। जिस एरिया में पड़ेगा उस एरिया में क्या करेगा? उस एरिया में गर्मी ला देगा। ठीक। डायरेक्ट अगर वो फॉल करता है तो टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जिस कारण से टेम्परेचर क्या हो जाता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स विंड कॉल्ड लू, जिस कारण से क्या होता है कि मतलब गर्म हवा चलती है, ड्राई हवा, सूखी हुई हवा चलती है ना। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि झरकता हुआ जो हवा चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ब्लोइंग ड्यूरिंग दिस डेज। और इस कंडीशन, इस मतलब डायरेक्टली जब पड़ती है सनरेज, तो इस कंडीशन इस टाइम पे डायरेक्ट वो हवा चलती है जो सूखा हुआ रहता है। ठीक। ड्राई एयर रहता है, हॉट एयर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लू। उसके बाद है साउथ वेस्ट मानसून सीजन और फिर रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क बाय द ऑनसेट। और ये जो है, जब मानसून आती है, तो इसको ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है? ऑनसेट। इस वर्ड को ध्यान रखें, सर्कल लगाए हुए हैं, तो इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। जब मानसून आती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑनसेट बोला गया है ज्योग्राफी में। बोला जाता है कि ऑनसेट किसे किसे कहा जाता है, तो इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे। जब मानसून आती है तो उस वर्ड को क्या बोला जाता है? तो ऑनसेट बोलते हैं। एन एडवांस ऑफ द मानसून द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स द लैंड। इस कंडीशन में जब मानसून आती है तो हवा कहाँ से चलती है? तो हवा चलती है बे ऑफ बंगाल से और अरबियन सी से चलती है। किस तरफ? तो लैंड की तरफ। तो क्यों चलती है ये? तो देखो यहाँ पर जब तेज़ गर्मी आएगी, जैसे इंडिया वाला ये पार्ट है, सपोज करिए कि ये
इंडिया वाला ये पार्ट है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया तेज़ गर्मी, है ना। तो तेज़ गर्मी होने के कारण क्या होता है, यहाँ के एयर राइज कर जाएगा। यहाँ के एयर जब राइज कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से विंड चलना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब जानते हैं कि एयर जो है कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। जब यहाँ की एयर क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, तो अरबियन सी से चलेगा एयर, इधर बे ऑफ बंगाल से यहाँ से एयर चलेगी, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। तो क्योंकि इधर हाई प्रेशर है, यहाँ पर इंडिया के अंदर में तेज़ धूप के कारण, तेज़ गर्मी के कारण एयर राइज कर गया, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, एयर जब मूव करेगा इंडिया की तरफ, तो इंडिया की तरफ मूव करेगा तो वही मानसून लेकर के आएगा। इसके अंदर क्या होगा, मॉइस्चर होगा। तो मॉइस्चर होगा तो क्या क्या होगा, इंडिया के अंदर में बारिश बरसा देगा। बारिश कैसे बरसेगी, तो जब इंडिया के अंदर में रिलीफ फीचर से बहुत सारा माउंटेन है, तो जब एयर माउंटेन से टकराती है तो क्या हो जाएगा, माउंटेन अपलिफ्ट कर देता है इसको। अपलिफ्ट होने के बाद ऊपर क्या बनेगा, बादल बनेगा। ठीक, बादल बनने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंसेट होकर के इंडिया के अंदर ही बारिश कर देगा वो। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है एडवांस कि अरबियन सी से क्या चलता है, अरबियन सी से एयर चलेगा, उसके बाद बे ऑफ बंगाल से भी एयर चलेगा। दे कैरी मॉइस्चर, और उस एयर के अंदर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक ऑन द माउंटेन। और ये सारा का सारा विंड किस पर स्ट्राइक करेगा, माउंटेन पे स्ट्राइक करेगा, और बेरियर रेनफॉल अकर्स, जिस कारण क्या कर देगा, वहाँ पे बारिश बरसा देगा वहाँ पे। सीजन और रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब मानसून जब लौटती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। जब क्या होता है कि विंड जो है जब लौटती है बे ऑफ बंगाल से या फिर इंडिया के मतलब लैंड वाले एरिया से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। जब मानसून आती है तो उसको बोलते हैं ऑनसेट, जब मानसून लौटती है तो उसको क्या बोलेंगे, रिट्रीटिंग मानसून। दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हैव रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। जब मानसून लौटती है तो क्या होगा, जब मानसून यहाँ पर ऐसे देखिए, ये सपोज कीजिए इंडिया वाला पार्ट है ये। जब मानसून लौटेगी इस तरीके से, है ना, इधर इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएगा, तो पानी उठाने के बाद क्या करेगा, इस वाले एरिया में, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे क्या कर देगा, वो बारिश बरसा देगा। क्योंकि मानसून जब लौटेगा तो फिर क्या करेगा, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से ही पानी लेगा यहाँ से, तो यहाँ पर मॉइस्चर हो जाएगा इस एयर के अंदर में। तो यहाँ पर जो माउंटेन सब है वो माउंटेन क्या करेगा, माउंटेन पर स्टैक होगा, स्टैक होने के कारण इस वाले ईस्टर्न कोस्ट पे क्या होगा, तो तेज़ बारिश हो जाएगी। लेकिन इस वाले एरिया में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। लेकिन जब मानसून जब आती है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बारिश होती है वेस्टर्न कोस्ट पे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल। जब बे ऑफ बंगाल से लौटती है ना, मेन लैंड से लौटती है तो बे ऑफ बंगाल होते हुए लौटती है। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और ये सीजन क्या कहलाता है, रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो सदर्न पार्ट है उस होकर के वो लौटती है। पार्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और इस सीजन क्या होता है, तो इस सीजन में आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक, तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, इस समय क्या होता है, बारिश रिसीव होता है, मतलब बारिश बरस जाती है यहाँ पे। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। और क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट किसी भी जगह का, किसी भी देश का जब क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है तो एक लंबे समय का जो कंडीशन देखा जाता है, वेदर कंडीशन, उसको लंबे समय तक नोटिस करने के बाद वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली हैव बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। और इंडिया का क्लाइमेट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो इंडिया का क्लाइमेट को हम बोलते हैं, इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरबियन वर्ड्स मौसीम। मानसून जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो मानसून जो शब्द है वो अरबिक शब्द है, मौसीम से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब सीजन होता है। ड्यू टू इंडिया लोकेट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन। और इंडिया किस रीजन में लाइज करता है, तो इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लाइज करता है। मोस्ट ऑफ रेन इज ब्रॉडली बाय द मानसून विंड्स। जिस कारण इंडिया के अंदर में जो बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है मानसून विंड से। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड्स ऑन रेन। और इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर होता है वो किस पर डिपेंड होता है, सारा का सारा मानसून पर डिपेंड होता है। गुड मानसून मीन्स एडिकेट रेन एंड बाउंडफुल क्रॉप। जिस कारण जो अच्छी बारिश होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, अच्छे से यहाँ क्रॉपिंग होता है। अगर मानसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुई, तो क्या हो जाता है, यहाँ एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाती है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। और कह रहा है कि क्लाइमेट जो है, किसी भी जगह का क्लाइमेट वो किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट करता है, तो वो उसका लोकेशन, मतलब कि इंडिया का अगर क्लाइमेट हमको पता करना है तो इंडिया का हमको पहले लोकेशन पता करना होगा कि ग्लोब पर कहाँ है लोकेशन, उसकी हाइट कितनी है ना, उस कंट्री की हाइट कितनी है, वो कंट्री
वो कंट्री मतलब समुद्र से कितनी दूर है। अगर जो कंट्री समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ उतना ज़्यादा मानसून नहीं आएगा। जैसे अगर आप बोल सकते हैं मंगोलिया में है ना, रसिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगा, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसकी दूरी क्या है, समुद्र से बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद रिलीफ फीचर्स का मतलब कि अगर उस कंट्री के अंदर में अगर माउंटेन होगा तो माउंटेन क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। जितने भी विंड्स जाएगी मॉइस्चर लेकर के, उसको क्या कर देगा, उसको रोकने के बाद वहाँ पर क्लाउड बना देगा। क्लाउड होने के बाद वहीं पर बारिश हो जाएगी। देयरफॉर वी एक्सपीरियंसेस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इस कारण से हम क्या करते हैं, इंडिया का क्लाइमेट को हम देखते हैं। दिया गया है जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डिजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग। अब इंडिया के अंदर भी देख लीजिए, इंडिया के अंदर में जहाँ पर जैसा लोकेशन होगा उस कंडीशन में वहाँ का क्लाइमेट होगा। तो कह रहा है कि इंडिया के अंदर में जैसलमेर है, बीकानेर है ना, ये सब कैसा जगह है, तो ये डिजर्ट वाला एरिया है, राजस्थान में है। यहाँ पर क्या है कि हॉट क्लाइमेट होता है, यहाँ पे गर्मी रहती है ज़्यादा। जबकि कारगिल में है ना, द्रास में जो जो ये जगह है जम्मू एंड कश्मीर का, ये कैसा जगह है, तो फ्रीजिंग है। तो अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेज मॉडरेट क्लाइमेट। और जिस तरीके से कोस्टल रीजन पे जितना भी एरिया है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है, न ज़्यादा तेज़ गर्मी है न ज़्यादा ठंड है। दे आर नाइदर टू हॉट और नर कोल्ड, ये न ज़्यादा तेज़ गर्मी है यहाँ पे, न ज़्यादा ठंड है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और जिस कारण यहाँ पर क्या है कि कोस्ट लाइन होने के कारण यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल जाता है। ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर के अंदर में जो मॉइस्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल से ज़्यादा रहता है। मासिनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। और मासिनराम जो है, जो मेघालय का है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ पर बारिश रिसीव होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्योंकि बे ऑफ बंगाल से क्या होती है, वहाँ पे बारिश जाती है मानसून के टाइम पे, विंड चलती है, तो विंड जाने के बाद क्या होता है कि उसी मासिनराम में वहाँ पर बारिश बरसा देती है। while in the particular year it might not rain at all in the जैसलमेर इन राजस्थान। और उसी तरीके से अगर हम दूसरी ओर देखें, राजस्थान वाले एरिया में तो बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर मासिनराम में 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर की बारिश होती है। जबकि जैसलमेर वाला जो एरिया आ जाता है राजस्थान में, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। अब है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन भी किस पर डिपेंड करेगा, तो नेचुरल वेजिटेशन भी डिपेंड करेगा कहाँ पर कैसी बारिश है, कहाँ पर कितनी बारिश होती है, उस कंडीशन से क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन भी डिसाइड करेगा। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। अब कह रहा है कि हम जो है अपने सराउंडिंग में तरह तरह का क्या देखते हैं, हम प्लांट देखते हैं। हाउ 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 नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। कह रहा है कि आप देखे हैं कि अपने एरिया में क्या है कि हरा भरा फील्ड होता है, हरा भरा घास होती है। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड सर्व लाइक कैक्टस एंड फ्लोरिंग प्लांट्स। अब कह रहा है कि वो उसमें से भी जो छोटा छोटा प्लांट है उसको हम क्या बोलते हैं, बुशेज बोलते हैं, सर्व बोलते हैं। जिस तरीके से एग्जांपल दिया है कैक्टस का, है ना, फ्लोरिंग प्लांट्स जो होता है। Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem mangoes, or some which lands with few leaves such as palm। कहा गया उसके अलावा भी हम बहुत सारा अलग अलग तरीके से हम अलग अलग हम ये पेड़ देखते हैं, जिसमें आ जाता है मैंगो का पेड़ हो गया, ठीक, मैंगो का पेड़ हो गया, उसके अलावा नीम का पेड़ हो गया। ये सब सारा का सारा क्या है, बड़ा बड़ा पेड़ है। इस तरीके से भी पेड़ देखते हैं। द ग्रासेज सर्व एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ऑन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब कह रहा है कि जिस तरीके से हम ग्रास व्रास देखते हैं उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, वो उसमें ग्रास को उगाने में, है ना, ग्रास को ग्रो करने में ह्यूमन बींग्स उसमें कोई रोल नहीं निभाता है, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलेंगे जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद डू यू नो वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब कह रहा है कि ये इस तरीके से डिफरेंस क्यों होता है, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा पेड़, इस तरीके से डिफरेंस क्यों होता है। तो वो आगे फिर इसके बारे में डिफाइन किया गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। कह रहा है कि अलग अलग तरीके से नेचुरल वेजिटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से मतलब डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। एमॉन्ग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें किसका रोल है, इसमें रोल है रेनफॉल का। जहाँ पर जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो होगा ये वेजिटेशन वो इतनी लंबी होगी। डू यू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जिस तरीके से इंडिया का क्लाइमेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा,
तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, इंडिया के क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, और इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट और थॉर्नी बुशेस, उसके बाद माउंटेन वेजिटेशन, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब देखिए मैप पर हम बता देते हैं, एक ही बार में सारा का सारा समझ में आ जाएगा। मैप पर ऐसे देखिए यहाँ, ये क्या है, इंडिया का ये मैप है। अब इसमें हम बताया है कि मानसून के बारे में, अगर जब मानसून जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ठीक, जब तेज़ गर्मी होगी तो क्या होगा, यहाँ का एयर राइज कर जाएगा। क्यों राइज करेगा, क्योंकि एयर गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ जब गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद क्या हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा। तो यहाँ पर मानसून अटैक करेगा, यहाँ पे मानसून अटैक करेगा तो कोस्टल वाले रीजन पे क्या है, माउंटेन है, ठीक, कोस्टल वाले रीजन पे क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन क्या होता है कि माउंटेन क्या करता है, जैसे ये माउंटेन हुआ तो इस पर कोई सा भी अगर विंड आएगी, स्ट्राइक करेगी, तो माउंटेन क्या करता है, इसको अपलिफ्ट कर देता है। अपलिफ्ट करने के बाद ऊपर ही क्या कर देगा, बादल बना देगा। बादल बनाने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंसेट हो जाएगा, तो यहाँ पर बारिश के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस कंडीशन से यहाँ पर इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है तेज़। जब इस कंडीशन में बारिश तेज़ हो जाएगी कोस्टल वाले रीजन पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, तो यहाँ पर तेज़ बारिश होगी। यहाँ पर कैसा कैसा फॉरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। इस कंडीशन इसी तरीके से हम बे ऑफ बंगाल से जब विंड चलती है तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में क्या हो जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पर भी तेज़ बारिश होगी तो यहाँ का भी पेड़ पौधा कैसा रहेगा, एवरग्रीन रहेगा। तो यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। ऊपर में जो माउंटेन वाला एरिया, ठीक, नॉर्थ वाला, तो यहाँ पर तो माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक। तो एक दो तो यहाँ काउंट हो गया, ये है ना वेस्टर्न कोस्ट, उसके बाद यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो ये दोनों क्या क्या हो गया, तो ये दोनों एवरग्रीन हो गया। दूसरा तो माउंटेन रीजन में, एक माउंटेन रीजन में फॉरेस्ट हो जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट। तीसरा हो जाएगा जो राजस्थान वाला एरिया में क्या हो जाता है, सबसे कम बारिश होगी। तो सबसे कम बारिश होगी तो यहाँ पर पेड़ पौधा भी क्या होगा, छोटा छोटा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थॉर्नी टाइप का, ठीक। तो 3 यहाँ पढ़ लिए, एवरग्रीन, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों मिलाकर के एक ही एवरग्रीन हो गया ये दोनों। उसके बाद दूसरा हो गया माउंटेन वाला, तीसरा हो गया थॉर्नी, चौथा हो जाएगा। अब ये 3 तो पढ़ लिए, तो बचा कौन, तो बच गया डिसिडुअस। तो बाकी बीच वाला जो एरिया जितना भी है उस समय कैसा कैसा फॉरेस्ट होगा, तो डिसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा। जिस तरीके से बिहार हो गया, यूपी हो गया, है ना, इसमें क्या होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो मॉडरेट रेनफॉल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा डिसिडुअस फॉरेस्ट। 4 टाइप का हो गया। उसके बाद 5वां हो जाता है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव में कौन आ जाएगा, मैंग्रोव में आ जाएगा जिस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ पर जब डेल्टा बनाती है, यहाँ पर कोस्ट पे, तो यहाँ पर जब पानी जब आती है यहाँ पे ईस्टर्न वाले कोस्ट पे, तो यहाँ पर दलदली वाला एरिया हो जाता है। यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, है ना, महानदी, सबका क्या क्या रहता है, ईस्टर्न कोस्ट पे दलदली वाला एरिया रहता है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो 5 तरीके से फॉरेस्ट पढ़ लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। 5 टाइप का फॉरेस्ट है, और एक एक करके फॉरेस्ट पढ़ लेते हैं। तो पहले दिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हम बताए हैं वेस्टर्न कोस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर इन द एरियाज विच रिसीव हेवी रेनफॉल, तो वो एरिया पर इस तरीके से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा जहाँ पर हेवी रेनफॉल होगा। तो हेवी रेनफॉल कहाँ होता है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बताया है, मेघालय में होता है और वेस्टर्न कोस्ट पे होता है। तो यहाँ पर कैसा कैसा पेड़ होगा, यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट होगा, तो यहाँ पर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे आर सो dense that sunlight doesn't reach the ground. Many species of trees are found in this forest, which shed their leaves at different times of different conditions. तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तेज धूप आएगी, है ना, तेज बारिश होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, तरह तरह का स्पीसीज मिलेगा, तरह तरह का पेड़ मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद है देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ग्रीन, यहाँ पर हमेशा हरा भरा बना हुआ रहता है। एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एज यू मे नोटिस दैट इन फिगर 8.1, कह रहा कि आप इस 8.1 में फिगर में देखिए, इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर महोगनी, इबोनी और रोजवुड। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होता है उसको नाम याद रखना है, उसका नाम याद हमेशा रखिए। नाम हमेशा पूछता है कि ये फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है, एवरग्रीन है या डिसीडियस है या फिर महोगनी है। तो ये है महोगनी, इबोनी और रोजवुड। ये कैसा प्लांट है, तो ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो वो तो वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाया जाएगा।
उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार भी ऐसा पार्ट है इंडिया का जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। तो इंडिया का 3 पार्ट है इस तरीके से जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है। एक वेस्टर्न कोस्ट पे हो गया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे, तीसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। The Andaman and Nicobar Island parts of the northeastern state and a narrow strip of western slope of western घाट, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है उस पर क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है। आर होम ऑफ दिस फॉरेस्ट, और ये क्या कर रहा है कि इस फॉरेस्ट का क्या है, ये एक तरीके से घर है। तो अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है इस तरीके से प्लांट। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न स्लोप पे पाया जाएगा। उसके बाद कहाँ पाया जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। उसके बाद है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। डिसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाएगा, तो लगभग हम मिडिल इंडिया में बोल सकते हैं। इन द लार्ज पार्ट ऑफ द आवर कंट्री हैव दिस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, हमारे कंट्री का जो लार्ज वाला पार्ट है मतलब मिडिल इंडिया है, वहाँ पाया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट क्या कहलाता है, मानसून फॉरेस्ट भी कहलाता है। दे आर लेस डेंस, और ये कम घना होता है। दे आर सेड देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम, ये जो है अपना जो लीफ है वो शेड करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। पर्टिकुलर टाइम में कहने का मतलब एक टाइम पे ऐसा आता है कि सारे के सारे पेड़ का लीफ शेड हो जाता है। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो वहाँ पर हमेशा पेड़ हरा भरा रहता है। कभी इस पेड़ का लीफ शेड हो गया तो वो पेड़ दूसरा पेड़ हरा भरा रहेगा, उसका लीफ अगर शेड हो गया तो ये पेड़ हरा भरा रहेगा, इस तरीके से। लेकिन जो लार्ज वाला डिसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलेगा वो लगभग हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे सारा का सारा लीफ शेड कर देता है। और डिसिडुअस फॉरेस्ट में से कौन कौन सा फॉरेस्ट है, उसमें कौन कौन सा पेड़ है, उस पेड़ का नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल हो गया, टीक हो गया, पीपल हो गया, उसके बाद नीम हो गया एंड शीशम, ये सब क्या है, तो डिसिडुअस फॉरेस्ट है। दे आर फाउंड इन द मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। इस समय क्या पाया जाता है, किस तरीके से फॉरेस्ट, तो डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके बाद है थॉर्नी। थॉर्नी कहाँ बताएं, तो थॉर्नी बताएं है ये कहाँ पाया जाएगा, तो ये राजस्थान वाले एरिया में पाया जाएगा। दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द ड्राई एरिया, ये थॉर्नी कहाँ पाया जाएगा, तो ड्राई एरिया में पाया जाता है ऑफ द कंट्री। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइनेस, है ना, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर क्या होता है कि पेड़ क्या करता है, पेड़ पानी को रिड्यूस करता है ना, ट्रांसपीरेशन होता है पानी का। लेकिन इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जो लीफ होगा इस पेड़ का वो होता है कांटेदार होता है। कांटेदार इसलिए होता है कि उससे पानी को रिड्यूस ना हो। और यहाँ पर इस एरिया में किस तरीके से पेड़ पाया जाता है, तो पाया जाता है कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, है ना, कीकर हो गया। ये सब इंपॉर्टेंस क्या है, पेड़ है किस एरिया का, तो थॉर्नी बुशेस वाले। इंपॉर्टेंस आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाएगा, पंजाब, हरियाणा, ठीक, ईस्टर्न पार्ट स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड गुजरात, और गुजरात वाले एरिया पे पाया जाता है ये। उसके बाद है माउंटेन वेजिटेशन। में माउंटेन फॉरेस्ट होगा। माउंटेन फॉरेस्ट में वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ हाइट। तो इस तरीके से जो पेड़ पाया जाता है, ठीक, वो माउंटेन की हाइट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से पेड़ कहाँ पाया जाएगा, तो माउंटेन वेजिटेशन में। विथ इंक्रीज हाइट द टेम्परेचर फॉल, जिससे जैसे क्या होता है, माउंटेन की हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इस थॉर्नी यहाँ पर है ना, इस तरीके से कोनीफेरस पाया जाता है। कोनीफेरस टाइप का फॉरेस्ट ये प्लांट पाया जाता है। अगर इस तरीके से हमारे एरिया में जैसे ऐसे देखिए, इस तरीके से हमारे एरिया में इस तरीके से जो प्लांट पाया जाता है, इस तरीके से प्लांट पाया जाएगा तो यहाँ इसका जो लीफ होगा, है ना, इसका जो लीफ होगा, तो लीफ पर क्या होगा, लीफ पर स्नोफॉल होगा। तो स्नोफॉल होगा तो पेड़ भारी हो जाएगा, तो भारी होने के कारण क्या हो जाएगा, पेड़ गिर जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कोनीफेरस पाया जाता है। इस पर क्या होगा, इस पर स्नोफॉल होगा तो वो नीचे आकर के गिर जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर पेड़ किस तरीके से पाया जाता है, तो कोनिफेरस पाया जाता है। हम लोग एरिया में जो यूपी बिहार वाले है ना, मध्य प्रदेश वाले एरिया में जिस तरीके से पेड़ होता है उस तरीके से माउंटेन पे पेड़ नहीं होता। उस तरीके से पेड़ होगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ गिर भी जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हाइट इंक्रीज होता है, हाइट ज़्यादा होती है। तो हाइट होगी तो वहाँ पर स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होगा तो क्या होगा, पत्ते पे पेड़ पे क्या होगा कि स्नो रहेगा तो पेड़ भारी हो जाएगा, भारी होने के कारण क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, इस तरीके से पेड़ पाया जाता है ताकि इस पर स्नोफॉल भी होगा तो वो नीचे आकर के गिर जाएगा। कह रहा है कि एट हाइट बिटवीन 1500 मीटर एंड 2500 मीटर मोस्ट ऑफ दिस ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। जिस कारण यहाँ की हाइट होती है 1500 से लेकर 2500 मीटर तक इसकी हाइट होती है, जिस कारण का यहाँ पर किस तरीके से पेड़ पाया जाता है, तो कोनिकल शेप में पेड़ पाया जाता है। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनीफेरस ट्रीज, और इस टाइप के पेड़ को क्या बोलते हैं, हम कोनीफेरस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द चीर हो गया, पाइन हो गया, उसका देवधर हो गया, और इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन आ जाएगा, द चीर हो गया, पाइन हो गया और देवधर हो गया।
उसके बाद है मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ बताएं, तो मैंग्रोव बताए हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, जो बंगाल मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो माउथ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर पानी रहता है, तो पानी होगा तो वहाँ पर किस तरीके से एरिया बना हुआ रहेगा, तो दलदल होगा, तो दलदली क्षेत्र में जो पेड़ पाया जाता है उसी को बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर कैन सर्वाइव इन द सलाइन वाटर, है ना, ये सलाइन वाटर में पाया जाता है। दे आर फाउंड मेनली इन द सुंदरवन, और ये सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन वाले एरिया वहाँ पर पाया जाता है। वेस्ट बंगाल इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुंदरी इज a well-known species of trees in मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरवन है बीन नेम्ड। कह रहा है कि वहाँ पर जो उसको जब सुंदरवन जो बोलते हैं ना उस फॉरेस्ट को, तो क्यों बोलते हैं सुंदरवन, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ पाया जाता है, उसी पेड़ के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, वहाँ पर नाम रखा गया है सुंदरवन। अब कह रहे हैं कि भाई यार फॉरेस्ट नेसेसरी, अब फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तब अब इसको अब देख लेते हैं थोड़ा, अब चैप्टर खत्म ही होने वाला है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, पेड़ क्या है, फॉरेस्ट क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ एंड एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट इसलिए ज़रूरी है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल, है ना, और प्लांट का जो रूट्स होता है वो सॉइल को क्या करता है, तो बांध करके रखता है। दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, और वो सॉइल इरोजन को क्या करके रखता है, तो बचा करके रखता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, और फॉरेस्ट हमको और फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, फ्यूल के लिए यूज़ होता है ना, लकड़ी के लिए यूज़ होता है, फॉडर, है ना, मेडिसिनल प्लांट होता है, उसके बाद हर्ब्स, लेक, है ना, हनी, गम्स, ये सब क्या होता है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, तो फॉरेस्ट से मिलता है। फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और फॉरेस्ट और किसको मदद करता है, तो वाइल्ड लाइफ में भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, जो जानवर होता है उसके रहने के लिए घर बन जाता है ये। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉय टू अ लार्ज एक्सटेंस बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर क्या करते हैं नेचुरल वेजिटेशन, अगर पेड़ को काटते हैं तो क्या क्या हो जाता है, हमारे नेचुरल वेजिटेशन एक बड़े पैमाने पे कट करने के बाद ये हमारे लिए एक नुकसानदायक हो जाता है, ये हमारे लिए नहीं, जानवर के लिए भी हो जाता है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब कह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, प्लांट को हिफाजत करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और लोगों को उसकी उसकी जानकारी देना चाहिए, है ना, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि प्लांट्स या पेड़ पौधा किस लिए हमारे मतलब किस किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वेन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन, और जिस कारण एक प्रोग्राम चलाया गया था, है ना, स्पेशल तरीके से। वो कौन सा प्रोग्राम है, तो वान महोत्सव प्रोग्राम है, जिसमें अर्थ को ग्रीन रखने के लिए चलाया गया था। तो चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले चैप्टर को नहीं देखे थे, प्लेलिस्ट में सारा का सारा चैप्टर है, एक एक करके आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक। अब अगली वीडियो में हम क्लास 7 का स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।